दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जिक्र मीडिया का, उसी मीडिया का जिसको लेके बहुतेरे सवाल कमोवेश इस देश के हर जहन में होंगे। कभी ऐसे सवाल इस देश के राजनेताओं को लेकर होते थे, नेताओं को लेकर होते थे, मंत्री को लेकर होते थे, और इतना ही नहीं, संसद के भीतर जो हल्ला शोर हंगामा, नीतियों का ऐलान, इन सब से कोई वास्ता जनता का नहीं रहता था। और जनता एक लिहाज से नेताओं से घृणा करती है और घृणा करती रही है। क्या मौजूदा वक्त में यही स्थिति इस देश के मीडिया की तो नहीं हो गई, पत्रकारों की तो नहीं हो गई? टेलीविजन स्क्रीन पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, बहसों के बीच में तथ्यों से हटकर जिन बातों का जिक्र होता है, उसके कोई सरोकार उस ग्राउंड जीरो से होते नहीं है जहां पर जनता के पास रुखरीली जमीन है, कटीली जमीन के ऊपर वह नंगे पांव चल रही है। और जिक्र कुछ इस तरीके से होता है जैसे एक रेड कारपेट बिछी हुई है, बड़ी शानदार ठंडी हवा चल रही है, और नीतियां जो है उन ठंडी हवा के भीतर एक ऑक्सीजन का काम कर रही है। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? जनता के भीतर का संकट और सत्ता के भीतर की मस्ती, इन दोनों के बीच खड़े होकर मीडिया को किन बातों का जिक्र करना चाहिए, यह सवाल कोई अभी का नहीं है। यह सवाल तो पिछले 70-75 वर्ष में लगातार उठा है और आजादी से पहले भी उठा है। लेकिन आज जब हम मीडिया का जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगता है कि मीडिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मीडिया दो तरीके से बदल रही है, और संयोग ऐसा है कि मौजूदा वक्त की स्थितियों ने उसके सामने ऐसी विकट परिस्थिति लाकर खड़ी कर दी है जहां पर आने वाले वक्त में उसका अस्तित्व भी रहेगा या नहीं रहेगा, यह भी एक सवाल है। उसे खुद को बदलना होगा ही, यह भी एक सवाल है। अन्यथा वो लंबा चल नहीं पाएगा, क्योंकि मीडिया की मौजूदगी कोई स्टेट की पूंजी पर नहीं चलती है, बल्कि वह जनता के साथ जुड़कर उनकी मुश्किल परिस्थितियों को सरकार के सामने रखती है और वही उसको विस्तार देती है, जिसके बाद अलग अलग माध्यमों से उसके पास एक पूंजी आती है, जिसे हम लोग विज्ञापन के जरिए पूंजी मौजूदा वक्त में देखते हैं। लेकिन मौजूदा स्थितियों ने तो उस विज्ञापन का भी संकट लाकर खड़ा कर दिया है। तो फिर इसका मतलब क्या है? दरअसल मीडिया को लेकर हमें लगता है कि आज दो तरीके से आपसे चर्चा करनी होगी। एक तो यह है कि मीडिया ने आखिर खुद को बदला क्यों और खुद को सत्तानुकूल क्यों बनाया, और सत्ता के सामने वह बिल्कुल साष्टांग लेट क्यों गई। और एक दूसरी परिस्थिति, अगर ऐसी स्थिति में वो आ गई तो जनता के बीच का जो रिएक्शन है, उसके जो भीतर का जो गुस्सा है, अब वह उस मीडिया को एक्सेप्ट करने की स्थिति में अगर नहीं होगा, और जिस तरीके से लॉकडाउन की परिस्थितियों ने इस देश में पूरी अर्थव्यवस्था को ठहरा दिया है, उसके बाद अब वो पूंजी कहां से आएगी मीडिया के पास, जो कि पूंजी पर ही चल रही थी? इसके मतलब क्या है? हमें लगता है इन दो हिस्सों को समझने के लिए आज जरा सिलसिलेवार तरीके से हम एक एक पन्ना खोलेंगे और इसमें शुरुआत करेंगे कि मीडिया ने पहले खुद को क्यों बदल लिया, और वो कौन सी परिस्थिति थी जिसमें मीडिया की जो ताकत थी उसने अपनी ही ताकत उस सत्ता को दे दी, जिस सत्ता पे निगरानी करने का काम करते हुए उसको अपनी ताकत को लगातार बनाए रखना था। और इतना ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र के जो बाकी तीन स्तंभ हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, जब चौथा स्तंभ सक्रिय होता है और ईमानदारी के साथ काम करता है, तो इन तीन स्तंभों में हिम्मत नहीं हो सकती कि वह डाइल्यूट हो जाए, खत्म हो जाए, अपने आप को ढा दें या सत्तानुकूल हो जाए। संभव नहीं होता है, क्योंकि बाकी तीन संस्थानों के साथ कहीं ना कहीं जो भी सत्ता रहती है उसका एक दबाव रहता है। मीडिया पर कोई दबाव नहीं रहता है। मीडिया चाहे तो जनता की बातों को कहते हुए अपने अस्तित्व को लगातार बनाए रख सकती है, बचाए रख सकती है, और एक नए तरीके की जमीन इस देश के भीतर में लगातार वो बना सकती है। तो आइए जरा समझने की कोशिश इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग जिस परिस्थिति में हैं, ये लॉकडाउन की स्थिति है, और 30 दिन हो गए लॉकडाउन, यानी 1 महीना हो गया। और इस 1 महीने का सच तो यही है कि जब जब आप पलट कर अपनी पुरानी स्थितियों को देखेंगे तो हो सकता है वह कौन सी जिंदगी आप जी रहे थे, जो भागम भाग की थी, जो मुनाफा पाने की थी, जो लालच की थी, जो शायद किसी दूसरे को आईना दिखाते हुए अपने आप को ताकतवर बनाने की थी। आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा था। और एक दूसरी परिस्थिति है, जो पूरा विकास का खांचा था, जो डेवलपमेंट की चकाचौंध थी, उस पर लगती हुई जो पूंजी थी, उस पूंजी के आधार पर खड़े जो इंस्टीट्यूशंस थे,
वह सब अगर उसी पूंजी के ना रहने पर डगमगा कर भरभरा कर गिर जाएंगे तो फिर उसमें एक संस्थान मीडिया भी है। तो आइए जरा मीडिया के इस सफर पर चलिए, क्योंकि सफर पर चलते समय आपके जहन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मुद्दे होंगे। सारे मुद्दों को आज आपसे हम चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक एक करके याद करना होगा। याद कीजिए, जब गौवध को लेकर इस देश में चर्चा हो रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, तब किसी भी मीडिया ने इस बात की चर्चा क्यों नहीं की कि गौवध के समानांतर एक गौचारण की जमीन भी होती है, और गौचारण की जमीन पर और किसी ने नहीं बल्कि इस देश के माफिया, बिल्डर, पॉलिटिशियंस ने कब्जा किया हुआ है, और हजारों लाखों एकड़ जमीन उन्होंने कब्जा की हुई है। और वही लोग गौवध का जिक्र करते हुए अपनी सत्ता को साध रहे थे। इसमें कहीं बीजेपी सक्रिय थी, संघ सक्रिय था, इस बात का जिक्र मीडिया में हुआ, इनकार बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस गौवध के समानांतर एक मॉब लिंचिंग भी शुरू हुई। उस मॉब लिंचिंग को लेकर क्यों इस देश के जहन में यह बात मीडिया ने नहीं बैठाई कि दरअसल यह कानून व्यवस्था के फेल होने की स्थिति है। दलितों पर हमले, आखिर उसे एक जाति वर्ग में क्यों टटोला गया, इस बात का जिक्र क्यों नहीं हुआ कि स्टेट फेल हो रहे हैं और संविधान खारिज हो रहा है, लोकतंत्र के मतलब बदले जा रहे हैं, इस बात का जिक्र मीडिया ने क्यों नहीं किया। इतना ही नहीं, जब सीबीआई की आधी रात में एक ऑपरेशन हुआ और जिस तरीके से तमाशबीन इस देश की जनता को मीडिया ने बताते हुए एक नए तरीके का सर्कस शुरू किया और इस बात का एहसास कराया कि जैसे रात के अंधेरे में अगर सत्ता ऑपरेशन ना करती तो सीबीआई के भीतर की धमाचौकड़ इस देश को तहस नहस कर देती। सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता को लेकर भी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस आपस में टकराए जनवरी 2018 में या फिर 2015 में, जब इस देश की केंद्र सरकार ने सोचा कि जजेस की नियुक्ति वो क्यों नहीं करेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने जब उसे सिरे से खारिज कर दिया, 5 जजों की बेंच बैठी और सिरे से खारिज कर दिया, तो भी मीडिया इस बात के एहसास को क्यों नहीं समझ पाई कि आखिर केंद्र सरकार क्या चाहती है, और वो क्यों धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ ही वही मीडिया होते जा रहा था जो खुद अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर उसको जनता ने स्वीकारा हुआ था और जनता अपना मानती रही। कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन को ध्यान में नहीं दिया गया और मीडिया के भीतर का यह एहसास गायब होते चला गया कि दरअसल उसकी ताकत तो वह व्यूअर है, वो सब्सक्राइबर है, वो जनता है जिसे वो अपनी रिपोर्ट्स दिखलाती है, रिपोर्ट्स पढ़ना सुनाती है, पढ़कर बताती है, एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं, अखबारों में रिपोर्ट होती है, टेलीविजन स्क्रीन पर रेंगती हुई रिपोर्ट होती है, वहां पर एंकर्स के लगातार डिस्कशंस होते हैं। ये बातें एहसास कराती हैं कि जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए मीडिया उन इंस्टीट्यूशंस के सामने बैठा है जिसे राजनीति कहते हैं। संयोग से उस राजनीति में इधर या उधर की स्थिति क्यों आ गई कि मीडिया भी खड़ा हो गया, साथ दिखाई देने लगा, उसकी भूमिका ज्यादा तेवर के साथ उभर कर आने लगी। यानी उसने कवच ओढ़ा हुआ था जनता का और बातें कर रहा था राजनीति की। इसके मतलब क्या थे? यह एक ट्रांसफॉर्मेशन है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में कॉरपोरेट इस देश में ढहढहा कर गिरने लगा। सेलेक्टिव कॉरपोरेट सरकार ने बनाया, बाकी कॉरपोरेट जो साथ नहीं उनको दरकिनार किया, उन पर अलग अलग तरीके से नियम कायदे के मातहत वहां पर टैक्स भी लगाया गया, वसूली भी की गई, वो नियम कायदे भी नए तरीके से बनाए गए। हर इंस्टीट्यूशन को अपने तरीके से घेरने का काम उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के जरिए कराया गया जो इंस्टीट्यूशन अपने तौर पर स्वायत्त हो सकते थे। उनको अनुकूल मीडिया ने इस दिशा में आंखें बंद की। मीडिया सत्ता के अनुकूल क्यों हो गया और वह क्यों ध्यान नहीं दे रहा था कि चीजें ढहढहा रही है। इतना ही नहीं, सत्ताधारी पार्टी के भीतर अनुभव के साथ जुटे हुए नेताओं को एक झटके में 75 की उम्र के साथ रिटायर्ड कर दिया गया। तो इस बात को लेकर यह चिंतन क्यों नहीं जागा कि दरअसल मौजूदा वक्त में जो मौजूदा परिस्थिति है वो शायद एक नई सोच को जीवित करना चाह रही है जो डेमोक्रेसी को भी नीचे अपने दबा लेगी। यानी व्यक्ति नहीं, एक नई सोच डेवलप हो रही है। इस सोच के मातहत धीरे धीरे हर कोई ध्वस्त होते चला जाएगा। कभी ध्यान नहीं दिया गया। इस परिस्थिति में आइएगा तो 70 साल के गड्ढों का जिक्र हुआ, विपक्ष में शून्यता है इस बात का जिक्र हुआ। इन परिस्थितियों में पहले कैसे करप्शन था, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स थी, हर बात का जिक्र हुआ। लेकिन मौजूदा वक्त आने वाले वक्त की किस दिशा को मथ रहा है या ले जा रहा है, इसको पकड़ने की क्षमता मीडिया में क्यों गायब हो गई?
चाहे वह कश्मीर का सवाल हो या असम का सवाल हो, केरल का सवाल हो या बंगाल का सवाल हो। ध्यान दीजिए, नजरिया या सारे सवाल सफल सत्ता के दायरे में ही उठे, यानी सत्ता का कहा हुआ, सत्ता का बोला हुआ सब कुछ सही है। यह मीडिया अगर कर रही थी तो वो अपनी ताकत को ट्रांसफर कर रही थी उसी सत्ता में, और उस सत्ता की ताकतवर होने की स्थिति यह नहीं थी कि दरअसल वह 300 से ज्यादा सीटों से जीती थी। उसकी ताकत का एहसास यह था कि न्यायपालिका की स्वायत्तता ने भी अपने अधिकार उसको दे दिए, चुनाव आयोग ने अपनी स्वायत्तता के अधिकार सत्ता को दे दिए। इस देश की नौकरशाही सष्टांग हो गई, इस देश का मीडिया दंडवत हो गया। सबने अपनी अपनी ताकत, जो चेक एंड बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता रहा, माना जाता रहा, वो सभी ने अपनी ताकत ही जब सौंप दी तो फिर सत्ता तो ताकतवर होगी। और सत्ता लार्जर देन लाइफ यहां नहीं होती है। यहां पर सत्ता एक ऐसे विचार के तौर पर होती है जिसका होना या ना होना दोनों परिस्थितियों में लोगों को डर लगता है। होना भी डर लगेगा और नहीं होने की परिस्थितियों के बाद की स्थिति कौन सी होगी यह भी आपको डराएगी। मीडिया ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया, और यह वो परिस्थिति थी जिसमें एक सवाल लगातार आगे बढ़ता चला गया कि गरीब और गरीब हो रहा है, किसान की खुदकुशी बढ़ रही है, दलितों की पिटाई उन्हें अलग थलग कर रही है, मुस्लिम चुनावी लोकतंत्र से बाहर कर दिया गया है, युवाओं के सपने किताबों से निकालकर उसको वोटर के तौर पर देखने को मजबूर किए जा चुके हैं, भ्रष्टाचार की परिभाषा बदल दी गई है, अपराधी और अपराध भी उंगलियों पर नाचने लगे हैं, वह सत्ता अनुकूल रहेंगे तो विरोध के सारे दरवाजे हों, सवाल करने की सारी खिड़कियां हों, या फिर विकल्प की सोच की एक जमीन हो, या फिर स्वतंत्र सोच का एक आसमान क्यों ना हो। ध्यान दीजिए, तो मीडिया के जरिए सत्ता ने हर चीजों को हड़प लिया, और इस हड़पी हुई परिस्थितियों में हर चीज धीरे धीरे गौण होती चली गई। और सत्ता का ताकतवर होना, मीडिया का कमजोर होना, यह एक सफर है। इसमें नोटबंदी का भी जिक्र बीच में आएगा, जीएसटी का भी जिक्र आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, सत्ता जो कह रही है उस कहे हुए शब्दों को मल्टीपल तरीके से मीडिया ने बताना चाहा कि वो कितनी शानदार बातों को कह रही है। हो सकता है कई मौके पर सत्ता ने भी सोचा हो ये ठीक उसने नहीं कहा, लेकिन तब तक मीडिया अपनी बातों के जरिए इतना फैला चुकी होती है कि सत्ता को भी लगता था उसने ठीक ही कहा है। ये एक गजब का ज्ञान था जिसमें अज्ञानता को ज्ञान की चादर उड़ाकर इस तरीके से पेश मीडिया ने करना शुरू किया कि सत्ता भी सोचने लगी अब उसका हर कथन सही ही है। और यही वो परिस्थिति है जिसमें धीरे धीरे हर कोई सिमटने लगा। और इसके ठीक समानांतर सवाल होता है उस पूंजी का जिस पूंजी की जमीन पे इंस्टीट्यूशंस चलते हैं। करप्ट स्थितियां ब्यूरोक्रेट्स को बनाती हैं, जहां पर ब्यूरोक्रेट अगर करप्ट हो जाएगा तो अनुकूल हो जाएगा सत्ता के वो। और यही कमोवेश स्थितियां कैपिटल या पूंजी के नाम पर, विज्ञापन के नाम पर, या सीधे पूंजी ट्रांसफर के नाम पर मीडिया को भी एक ऑक्सीजन या ताकत देती रही। अब यहां पर इसका दूसरा हिस्सा शुरू होता है कि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में यह सवाल क्यों बढ़ा है, जहां पर इस बात का जिक्र किया जाए कि आखिर मीडिया के सामने अब संकट आने क्या वाला है। दरअसल इस लॉकडाउन से पहले ही इस देश की इकोनॉमी डामाडोल थी। इकोनॉमी के डामाडोल होने के बाद 30 दिन के लॉकडाउन ने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जहां पर कोई भी सेक्टर आगे बढ़ पाने की स्थिति में नहीं। स्थिति यह आ गई है कि जो मोबाइल सेक्टर जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वहां पर भी संकट मंडरा रहा है। अब उस मोबाइल को दोबारा खरीदने की स्थिति में कौन आएगा। 30 दिन के लॉकडाउन की जो डाटा एक सामने आया, लगभग 4 करोड़ हैंडसेट जो काम नहीं कर रहे हैं वह उसके बाद सुधारने जाएगा तो काम करेंगे नहीं करेंगे, और नया मोबाइल खरीदने के लिए पैसा उसके पास होगा नहीं। जो कमोडिटी की कीमत थी उसमें भारी कमी आ गई है, जो कैपिटल आउटफ्लो था वो बेहद कम हो गया है। प्राइवेट कंजम्पशन घटते घटते 3.7% तक पर आ गया है, यानी निजी तौर पर जो लोग उपभोग करते हैं चीज़ों का वह घटकर 3.7% पे आ गया, यानी लगभग 6.5% वह भी घट गया है। इस प्रोसेस में जब आइएगा अलग अलग क्षेत्रों में, तब समझने की शुरू कीजिए अगर दुनिया के भीतर ही नहीं भारत के भीतर दुनिया से जुड़े हुए तमाम मार्केट ध्वस्त हो रहे हैं, उन मार्केट के सामने आने वाले वक्त में संकट है, तो यह पूंजी ट्रांसफर कैसे होगी मीडिया के पास। विज्ञापन के जरिए उसके पास पैसा आएगा नहीं, सरकार के पास पैसा देने के लिए बचेगा नहीं।
तो मीडिया का ये दूसरा संकट है। एक तरफ वैचारिक तौर पर उसने अपने आप को खोखला किया, अब दूसरी तरफ असल संकट आ गया इस लॉकडाउन में। कैसे असर पड़ेगा, किस रूप में असर पड़ेगा, इससे पहले एक चीज जान लीजिए कि मौजूदा वक्त में आज हम सिर्फ पहले टेलीविजन का जिक्र करते हैं। टेलीविजन में लगभग एड रेवेन्यू मौजूदा वक्त में 2,500 करोड़ का है। ईयरली रेवेन्यू जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला आज तक है, जो लगभग 600 से 650 करोड़ रुपए सालाना कमा लेता है। एवीपी जो है वो 250 करोड़ रुपए कमा लेता है। इंडिया टीवी 220 करोड़ रुपए कमा लेता है। जी लगभग 200 करोड़ रुपए कमा लेता है। न्यूज़ 18 लगभग 150 करोड़ रुपए कमा लेता है। न्यूज नेशन तकरीबन 100-110 करोड़ कमा लेता है। इन सबको जोड़िएगा तो 1,500 करोड़ सिर्फ 6 चैनल कमा लेते हैं। बाकी 1,000 करोड़ में बाकी सारे चैनल आ जाते हैं। अब सवाल यह है कि ये कमाते इसलिए थे क्योंकि इनकी एक टीआरपी थी। टीआरपी इसलिए माइट मैटर करती थी कि टीआरपी देख के एडवर्टाइजर ऐड देता था, जो पूंजी लगाता था, और उसके बाद उसको लगता था उसका प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा। लेकिन स्थिति अगर मार्केट की डामाडोल है, वहां कोई खरीदार नहीं बचेगा, तो किस प्रोडक्ट का आप प्रचार कीजिएगा? और जब प्रचार नहीं कीजिएगा तो वहां पर रेवेन्यू क्या होगा जो मीडिया हाउस के पास जाएगा? अब इसके दोबारा हिस्से में लौटिए, संकट कहां कहां कैसे कैसे आया है, इसकी एक छोटी सी तस्वीर आपके सामने रखते हैं। मसलन टूरिज्म को लेकर जो केपीएमजी है उसकी एक रिपोर्ट आई है। उसका कहना है कि तकरीबन 4 करोड़ लोग उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन इन जनरल अगर पर्यटन मंत्रालय की हम 19-20 की रिपोर्ट देखें, एनुअल रिपोर्ट, तो उसके हिसाब से टूरिज्म में लगभग भारत के 8 करोड़ से ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में लोग जुड़े हुए हैं। और डायरेक्ट सीधे तौर पर जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एक लिहाज से सबसे ज़्यादा मलाई खा रहे थे, 40 लाख लोगों की नौकरी अब दांव पर है, उनकी नौकरी जा रही है। क्योंकि पर्यटन अब ठहर जाएगा, थम जाएगा, तो 8 करोड़ लोगों पर असर पड़ने वाला है जो कि सीधे सीधे पर्यटन से जुड़े हुए थे। और अक्टूबर से लेकर मार्च में लगभग 3 लाख करोड़ का फायदा होता है, जो खुद पर्यटन मंत्रालय की जो रिपोर्ट बतलाती है। और लगभग दिसंबर से अप्रैल के बीच में जो होता है उसमें लगभग 5 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब सवाल है कि अक्टूबर से मार्च तक जो कि सफ़र का दौर होता है और 3 लाख करोड़ का फ़ायदा होता है, इधर 5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है, तो इसके मतलब क्या होंगे इस सेक्टर के लिए समझने की कोशिश कीजिए। विदेशी टूरिस्टों से तकरीबन राजस्व जो मिलता है पर्यटन मंत्रालय को, वह 2,12,800 करोड़ का है। 80% उसमें नुकसान हो गया है। अब सिस्टमेटिकली समझिएगा तो होटल जो होता है जहां पर रुकते हैं उसमें 1,10,000 करोड़ का घाटा। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज जो है उसको 4,312 करोड़ का घाटा। टूर ऑपरेटर्स जो हैं लगभग 25,000 करोड़ का घाटा। एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स जो है 19,000 करोड़ का घाटा। क्रूज टूरिज्म जो था लगभग 419 करोड़ का घाटा। और जो होटल इंडस्ट्री की रेवेन्यू थी उसमें लगभग 10,300 करोड़ का घाटा आया है। ये नीचे आकर चला गया है। अब ये सारी परिस्थितियां बतलाती है कि ये कमोवेश हर सेक्टर में हुआ होगा जिसका जिक्र हम लोग लगातार कहते हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, चाहे वह रियल एस्टेट का सेक्टर हो, चाहे वो एफएमसीजी का सेक्टर हो यानी प्रोडक्ट्स बेचने का सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो डायमंड का सेक्टर हो, गोल्ड का सेक्टर हो, हर सेक्टर में नुकसान अगर हुआ है तो अब वो प्रचार कैसे करेंगे? और मार्केट बता रहा है कि कंजम्पशन कम हो गया है। यहीं से असल खेल शुरू होता है कि एक नया संकट है। इसमें हम आपको एक जानकारी दें, एक बड़े न्यूज़ चैनल ने कहा कि इस दौर में टीआरपी बंद कर दीजिए। एक दूसरे न्यूज़ चैनल ने कहा नहीं, टीआरपी बंद मत कीजिए, क्योंकि टीआरपी नहीं रहेगी तो एडवर्टीजमेंट का पता नहीं चलेगा। जिसने कहा वो इस वक्त मौजूदा वक्त में सरकार का ब्लू आइड वाई है, और जिसने कहा वो देश का सबसे बड़े ग्रुप में से एक आता है। टाइम्स ग्रुप कह रहा था कि बंद कर दीजिए, लेकिन दूसरे ग्रुप ने कहा बंद मत कीजिए। खैर ये एक इंटरनल मसला, इस पे उतना मत जाइए, जरा समझने की कोशिश कीजिए। जो एड रेवेन्यू है जिसका जरिए हम आपको डाटा दे रहे थे कि कौन कितना कमाता है, उसको अगर मंथ में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो आज तक लगभग 50 से 55 करोड़ रुपया मंथली कमाता है। एपी न्यूज़ लगभग 25 करोड़ कमाता है। इंडिया टीवी 20 करोड़ कमाता है। जी लगभग 20 करोड़ कमाता है। न्यूज़ 18 15 करोड़। न्यूज़ नेशन लगभग 10 करोड़। ये एक मंथली का आंकड़ा है, और इसको जब ने ईयरली उससे पहले बतलाया। एफएमसीजी के जो लगभग 30 से 35% एडवर्टीजमेंट जो आते हैं टेलीविजन में रेंगते हैं, वो एफएमसीजी के ही रेंगते हैं। इसके मातहत जो हिंदुस्तान यूनिलीवर से जुड़ी कंपनी है, आईटीसी है, नेस्ले है, कोलगेट पैमोलिव है, पार्ले है, ब्रिटानिया है, मार्को है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, गोदरेज है, निरमा है, अमूल है, इमाम है, जॉनसन एंड जॉनसन है, पतंजलि भी है। ये सारी लोगों का मार्केट जो एडवर्टीजमेंट से चलता था
मीडिया हाउस, वहां पर संकट आ गया। क्रंच जो है लगभग सीधे सीधे 40% कम हो गया है और मीडिया हाउस उस टाइम को भरने के लिए उन्होंने अपने हिस्सेदारी में जो उनका एड रेट था वो आधे से भी कम कर दिया है। ये तो तत्काल की स्थिति है, लेकिन ये धीरे धीरे चीजें और बढ़ेंगी, क्योंकि जो प्रोडक्शन हब है मीडिया हाउस के, वह देश के टॉप मोस्ट 10 कौन से प्रोडक्शन हब है और सभी इस वायरस के दायरे में आए हैं, लॉकडाउन के दायरे में आए हैं। परेशानी आने वाले वक्त में इन्हीं बड़े शहरों में होने वाली है, उसमें दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम। ये एन यानी नॉर्थ होता है, न्यूज को नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो नापा जाता है उस लिहाज से समझिए। एन के दायरे में आते हैं न्यू दिल्ली, नोएडा एंड गुरुग्राम यानी एन। ई के दायरे में आते हैं कोच्चि, कोलकाता और हावड़ा, यह 3, ये ईस्ट होता है। वेस्ट के दायरे में आते हैं अहमदाबाद, मुंबई और साउथ के दायरे में आते हैं हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। यह देश के टॉप मोस्ट 10 जगह है जो कि एक लिहाज से प्रोडक्शन हाउस या मीडिया जहां से अपने तौर पर सबसे ज्यादा पूंजी बनाता और कमाता है। अब सवाल यह है कि अगर सारी की सारी इकोनॉमी और मार्केट ध्वस्त हो गई तो इनके पास पैसा कहां से आएगा। और इस पूरे प्रक्रिया के दौर में हम लोग जानते हैं कि इस देश में तकरीबन 900 सैटेलाइट चैनल हैं। हमें पता है 6000 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, 60,000 लगभग लोकल केबल ऑपरेटर्स हैं, डीटीएच प्लेटफॉर्म लगभग 8 हैं, 5 से ज़्यादा आईपीटीवी प्रोवाइडर्स हैं। और आपको जानकर हैरत होगी कि जब हम इस डाटा को अब आपको बताने जा रहे हैं, उस डाटा के जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि टीवी इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू था वो लगभग 42.2% के रेशियो में था। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू शेयर 38.1% लगातार चल रहा था। इस प्रोसेस में हमने देखा कि ग्रोथ रेट क्या थी। फिल्म सेगमेंट की ग्रोथ 7% थी जो अभी 1% पे आ गई है। डिजिटल एडवर्टीजमेंट की ग्रोथ 32% थी जो कि फिलहाल 14% पे आ गई है। एनिमेशन वैक्स की ग्रोथ 20% थी, 20.4% जो लगभग 9% पे आ गई है। प्रिंट मीडिया 7.3% की ग्रोथ थी, वह 2% पे आ गया है। एडवर्टीजमेंट एंड सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू जो था ये 4 to 6% पर आ गया है, 14 से 18% से खिसक कर। यानी ग्लोबल एडवर्टीजमेंट ग्रोथ जो 15% पे चल रहा था, आज की तारीख में वह 5% पे आ गया है। इसको अगर और बारीकी से आप समझना चाहते हैं तो इसको इस रूप में समझिए कि कंज्यूमर क्लास की इनकम अब बढ़ नहीं रही है, इनकम कम हो गई है। हमारे यहाँ युवा जनसंख्या है लेकिन वह बेरोजगार है, बढ़ती जा रही है। जो डिजिटल स्थिति थी, डिजिटल का मार्केट इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ है और वहां पर उसका मार्केट बढ़ा जरूर है, पिछले 2-3 सालों में जबरदस्त बढ़ा है, लेकिन इस दौर में वहां से रेवेन्यू बहुत कम हो गया है। टीवी सब्सक्राइबर बढ़े जरूर हैं, लेकिन अब मौजूदा वक्त में जब टीवी वैचारिक तौर पर इतना खोखला हो गया जो लॉकडाउन की परिस्थिति में नजर आया, तो वो क्या करेगा, ये एक संकट है। इसमें और अगर माइन्यूटली घुसिएगा तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। 2019 जब ये लॉकडाउन नहीं हुआ था, ये वायरस नहीं आया था, ग्रोथ क्या था? टेलीविजन का ग्रोथ था 6.4%, प्रिंट का ग्रोथ था -3.2%। प्रिंट का ग्रोथ ऐसे भी नहीं हो रहा है, टेलीविजन उससे ज्यादा ग्रोथ हो रहा था। फिल्म का 9.5% और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का ओवरऑल ग्रोथ था 8.9%। लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ ऑनलाइन हो रहा था, डिजिटल हो रहा था, एनिमेशन हो रहा था। ऑनलाइन का ग्रोथ था 39.8%, डिजिटल का ग्रोथ था 30.9%, एनिमेशन था 20.34%। ये ग्रोथ जब आप देखते हैं तो इसके पैरेलल में आ जाइए कि आखिर वो कौन सी स्थिति थी जहां पर ग्रोथ को अगर पैसे में कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या बनेगा। टेलीविजन का पिछले साल का जो ग्रोथ था, ईयर ग्रोथ जो था, वो तकरीबन 78,700 करोड़ का था 2019 का। 2020 का एनालिसिस 79,000 करोड़ का था, जो संयोग से आधा हो गया है। तो जो टारगेटेड था 2020 का लगभग 88,000 करोड़, वह हो नहीं पाएगा। प्रिंट की स्थिति बहुत नाजुक। प्रिंट का ग्रोथ 2019 में 29,600 करोड़ और 2020 का टारगेट था 30,100 करोड़, जो संयोग से हाफ से भी नीचे आ गया है। डिजिटल का ग्रोथ जबरदस्त हुआ है, इससे इनकार नहीं है। उसका ग्रोथ 2019 में 22,100 करोड़ था, 2020 में 27,900 करोड़ आका गया था और यह कहा जा रहा था कि 2022 आते आते यह 41,000 करोड़ पे पहुंच जाएगा।
भारत में टेलीविजन मीडिया के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि अब डिजिटल ग्राउंड मजबूत हो रहा है। दुनिया भर की एड एजेंसी डिजिटल में पैसा, डिजिटल में एड दे रही है। भारत के सामने संकट है कि डिजिटली चीजें क्रिएट करने की स्थिति में हमारी मार्केट इकोनॉमी नहीं है, और हमारे पास जो इंडस्ट्री है, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनके सामने नया संकट है कि वो माल किसे बेचें। माल बिकेगा नहीं तो जो पुराना माल रखा हुआ है उसका एडवर्टाइजमेंट वो कैसे करेंगे, क्योंकि फिर लागत रेत पड़ जाएगी। और जनता के पास अगर खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो उन्हें एक लिहाज से बहुत ही सस्ते में माल चाहिए होगा, इतने सस्ते में कि जो कि आने वाले वक्त में उनको किसी तरह का कोई चैलेंज ना मिल सके। और चाइना अपने तौर पर खड़ा हुआ है अपने प्रोडक्ट को सस्ते से सस्ते परिस्थिति में बेचने के लिए। मीडिया क्या इन बातों को लेकर कभी सक्रिय हुआ? नहीं सक्रिय हुआ। उसने कोई सवाल नहीं उठाया। उसने कभी यह सवाल नहीं उठाया कि इस देश में एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने वक्त में क्यों बार बार सब्सिडी और वेलफेयर स्कीम की दिशा में पूरा पैसा लुटा रहे हैं। ऐड उन्होंने अपनी सरकार के लिए इतना ज्यादा किया कि 58 मंत्रालयों के ऊपर पैसा बकाया है जो उन्होंने प्रचार प्रसार में लगाया, 1,500 से 2,000 करोड़ रुपया जो उन्होंने दिया नहीं है। क्यों नहीं सवाल उठाया गया कि आप झूठ मूठ का प्रचार क्यों करते हैं? इन सवालों पे गौर क्यों नहीं किया गया कि इससे पहले जो लैंड एक्विजिशन का मसला था, इनडायरेक्ट टैक्स का मसला था, उसको सिंप्लीफाई करना था आपको, लैंड रिफॉर्म ठीक करना था आपको। आपने कभी कोई मुद्दा नहीं उठाया। आप फंसे रहे उन परिस्थितियों में जहां से इस देश के भीतर में और जहर घुलता चला जाए, जो कि राजनीतिक तौर पर एक ऐसी जमीन बना ले जिसमें आज की तारीख में चुनावी लोकतंत्र से भारत का मुसलमान अगर अलग हो गया है पूरी तरह, उसकी जरूरत नहीं है सत्ता को, उसके एक भी वोट की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ का संकट यह है कि सबको लगने लगता है कि अगर इसको जरूरत नहीं है तो ये हमारे पास तो आ ही जाएगा। विपक्ष के पॉलिटिकल पार्टीज की स्थिति ऐसी आ गई, यानी क्रिएटिविटी गायब हो गई, यानी एक इंटेलेक्चुअलिज्म गायब हो गया, एक फ्यूचर विजन गायब हो गया। और इस परिस्थिति में भारत की वो पूरी की पूरी राजनीति आकर खड़ी हो गई, जहां पर उसे सोचना नहीं था। तो उसी अनुकूल में संपादक हो गए, उसी अनुकूल में सारे पत्रकार काम करने लगे, उसी अनुकूल में मीडिया हाउसेस के मालिक काम करने लगे। उसी तरीके से एक पूरी लंबी रेखा बिछ गई, यानी संपादक अगर खुद को मोदी नहीं मान रहा है, कॉरपोरेट हाउस का डायरेक्टर हो या अपने तौर पर मैनेजिंग को संभालने वाले लोग हों या प्रोप्राइटर, उसे भी अपने तौर पर अपने आप को उसी रूप में देखना है। इसका मतलब यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सिस्टम ढहा है उसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं हुआ, अब एक सोच डेवलप हो गई। सवाल है, एक सोच जब डेवलप हो जाती है किसी देश के भीतर में, तो उस सोच को काउंटर करने के लिए आपके पास भी कोई सोच होनी चाहिए। और ये लॉकडाउन की एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें सारी जनता घर में थी, मीडिया खुले तौर पर सड़क पर था, और मीडिया की क्रिएटिविटी इसी वक्त में नजर आनी चाहिए थी। लेकिन मीडिया द्वारे द्वारे भटकता रहा इसी स्थिति में कि आज ये इलाका है, कल वो इलाका है। वह उसके विजन को नहीं समझ पाया कि उसको काम किस पे करना है। उसने कभी आर्थिक परिस्थिति पे काम नहीं किया, उसने कभी क्वारंटाइन हो गए लोगों की परिस्थिति पे काम नहीं किया, उसने स्लम्स के उन हालातों पे नहीं किया जो लॉकडाउन के ठीक काउंटर में अपनी परिस्थिति के साथ मजबूती से खड़े थे। उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स के उस दर्द को साथ में नहीं लिया। उन्होंने इस देश के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में छात्र हो, नौकरशाह हो, महिलाएं हो, पारिवारिक संपर्क हो, लोग अलग अलग जगह पे अटकते चले गए। मीडिया ने कोई काम ही नहीं इस पे किया कि आखिर आप जब एक साथ लॉकडाउन करते हैं तो उसके साथ आपको क्या क्या चीजें डेवलप करनी होगी।